केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और सरकार का प्रयास यहां पर यह है कि 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराया जाए। लेकिन सरकार के इस प्रयास पर भी विवाद हो रहा है और यूपी के जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे लेकर झंडे बेच रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। ये बीजेपी का हापुड़ कार्यालय है। जिलाध्यक्ष उमेश राणा बाकायदा दुकान लगाकर तिरंगा झंडा बेच रहे हैं। कीमत है 20 रुपए प्रति झंडा। बीजेपी के दफ्तर पर बाकायदा बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि ये झंडा विक्रय केंद्र है। हमारे प्रदेश कार्यालय से हमको 1000 झंडे मिले थे। वो इसलिए कि आम जनमानस को यदि बाजार में कोई झंडा तिरंगा उपलब्ध ना हो तो भाजपा कार्यालय से आकर के वो खरीद सकता है। उसकी कीमत 20 रुपये पार्टी ने तय की थी और लगभग 850 के करीब तिरंगों की बिक्री हो चुकी है। सिर्फ हापुड़ ही नहीं, यूपी में कई और जिले हैं जहां बीजेपी के दफ्तरों पर कार्यकर्ता झंडे बेच रहे हैं। ये तस्वीरें मेरठ बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय की है जहां फूलों के साथ झंडा विक्रय केंद्र खोला गया है। यूपी बीजेपी के कार्यालय से बाकायदा सभी जिला कार्यालयों को नोटिस भेजा गया जिसमें साफ लिखा है कि सभी बीजेपी के जिला कार्यालयों को 1000 झंडे भेजे जा रहे हैं। ये झंडे 20 रुपए दर से बेचे जाएं और झंडे बेचकर जो पैसे आए उनका हिसाब भी रखा जाए। आज के दिन बीजेपी के झंडा विक्रय केंद्रों पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए हैं। भाजपा बताए झंडों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। सरकार का ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा है, बहुत अच्छी बात है। लोग उत्साहित हैं, अपने घरों पर झंडा लगा रहे हैं। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे बेचने लग जाएं तो कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठते हैं। और बड़ी बात यही है कि अब भी देश में करोड़ों गरीब हैं, उन्हें मुफ्त में झंडा दिया जाए ताकि वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये नेता झंडे बेचते नजर आते हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है। हापुड़ में सहयोगी अदनान, इलाहाबाद में नितिन के साथ हापुड़ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के लटेरी में वन कर्मियों की फायरिंग में एक आदिवासी की मौत के बाद अब मामला गरमाने लगा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह बरकाम विदिशा पहुंचे और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल उन्होंने जाना। सरकार ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। वन विभाग इन्हें लकड़ी तस्कर बताते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कह रहा है। वहीं घायलों का इसको लेकर कहना है कि लकड़ी काटकर वो ले जा रहे थे और ले जाते समय वन विभाग ने पीछे से यहां पर गोली चलाई। वन कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आदिवासी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण में कुछ नहीं किया। शोषण किया, केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक में अनेकों पत्थर अपनी अनसुईया में छिंदवाड़ा के रहने वाली छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कम कांग्रेस को तुमने बनाया था। तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था, उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी को लगता है कि आदिवासियों को सियासी सम्मान तो मिला, लेकिन लटेरी के इन आदिवासी युवकों का कहना है कि उन्हें समाज में स्थान नहीं। जंगल से लकड़ी ले जाते वक्त वन विभाग के कर्मचारियों ने गोली चलाई। इनके एक साथी की मौत हो गई, 3 जख्मी हैं। फॉरेस्ट वाले मिले, उन्होंने डायरेक्ट बंदूकें चलाई हमारे को। फिर क्या हुआ, हमारे भाई बड़ा चैन सिंह वो वहीं इस पार्ट पे ख़त्म हो गया। हम उसे उठाने दौड़े तो महेंद्र के, मेरे, रोड जी के तीनों के लगी। उनने और भी फायरिंग करी। कितनी गोली चली, किन किन को चोट आई? हमारे 4 ही को।
रोड जी को, महेंद्र को, भगवान सिंह और चैन सिंह स्पॉट पे खत्म हो गया। काय के लिए गए थे अपन? लकड़ी लेने के लिए। हम 8 लोग थे। और वो लोग कितने थे? वो तो मुल्क के थे 20-25 लोग, 2 गाड़ी पैक थी। हालांकि वन विभाग का कहना है लकड़ी चोरी रोकने के दौरान टीम पर जब जानलेवा हमला हुआ तो आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। खटियापुरा गांव है, वहाँ पर कुछ लोग लकड़ी काट रहे हैं और जो है मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं। ये अपनी टीम के साथ वहाँ उनको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए गए तो जो लकड़ी चोर थे उन्होंने रास्ते में मोटरसाइकिल डाल करके पथराव शुरू कर दिया और जब इनको काफ़ी खतरा महसूस हुआ और काफ़ी लोग वहाँ पे आकर के पथराव होने लगा तो उन्होंने आत्मरक्षा में अपनी गोली चलाई। तो उसमें पता चला है कि एक ग्रामीण की मृत्यु हुई है तथा 3 अन्य घायल हुए हैं जिनको जिला अस्पताल विदिशा में भर्ती कराया। सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर मामला दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। मृतक और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार का रवैया असंवेदनशील है। जो व्यक्ति एक मृत हुआ है उसे 20 लाख रुपए की सहायता, जो घायल हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता, उनका संपूर्ण इलाज सरकार वहन करेगी। नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार होने के बाद उनकी हत्या करके 12 फीट गड्ढे गहरे में दफना दिया गया नेमावर में, तो वहां भी नहीं गए। हमारे आदिवासी भाइयों को घर से निकाल करके शिवनी में बजरंग दल के लोगों ने मार डाला, वहां भी कोई मुख्यमंत्री जी नहीं गए, ना बात नहीं किए। 1920 में देश का पहला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के नगरी सिहावा में हुआ। अंग्रेजों ने जलावन की लकड़ी लाने पर तक पाबंदी लगा रखी थी। जो जंगल से जलावन की लकड़ी लाता था उस पर भारी जुर्माना लगता था। नगरी सिहावा में आदिवासियों ने इसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका, जंगल गए, जलावन की लकड़ी लाई और गिरफ्तारी दी। आज़ादी के 75वें वर्ष में मध्य प्रदेश में आदिवासियों का आरोप है कि जंगल में से जलावन की लकड़ी लाने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, सीधे गोली मार दी गई। विदिशा से अपने सहयोगी नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। चीन ने IC-814 हाईजैक के अलावा कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को UNSC सैंक्शन कमेटी में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित करने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। उसने अपने वीटो पावर के जरिए यह प्रस्ताव टेक्निकल होल्ड पर रखा है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी 1267 की बैठक में बुधवार को अमेरिका और भारत ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी के तौर पर नामित करने का प्रस्ताव दिया। चीन ने अपना वीटो इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को रोक दिया। रऊफ अजहर 1999 इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाज IC-814 की हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड है, जिसके जरिए उसने अपने भाई आतंकी मसूद अजहर को जेल से छुड़वाया। कई आतंकी हमलों के अलावा जैश 2001 के भारतीय संसद और 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले का जिम्मेदार है। सरकार में सूत्रों के मुताबिक चीन के अलावा बाकी सभी 14 देश भारत अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में थे। जून में भी चीन ने पाक में बैठे लश्कर ए तैयबा के एक और आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित करने के भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर होल्ड लगा दिया था। दोनों आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अमेरिका ने दोनों के खिलाफ अपने कानूनों के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण सैंक्शंस कमेटी को अपनी भूमिका नहीं निभाने दी जा रही है। इसके ठीक एक दिन पहले भारत ने आतंक पर चीन और पाकिस्तान दोनों के दोहरे रवैये पर UNSC की बैठक में सवाल उठाया था। प्रतिबंध लगाने की गुजारिश पर बिना किसी औचित्य के उन्हें ठंडे बस्ते में रखने के चलन को बंद करना होगा। ये बहुत ही खेद की बात है कि दुनिया के सबसे बदनाम आतंकियों से संबंधित सच्चे और तथ्यों पर आधारित निवेदनों के प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में रखा जा रहा है। दोहरे मापदंड और लगातार राजनीतिकरण से पाबंदी लगाने की व्यवस्था की साख को बिल्कुल गिरा दिया है। टेक्निकल होल्ड 6 महीने तक वैध रहता है। UNSC सैंक्शंस कमेटी 1267 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित होने पर संपत्ति फ्रीज, ट्रैवल बैन और हथियार एम्बार्गो लग जाता है। पिछली बार मई 2019 में भारत को मसूद अजहर को इस कमेटी से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नामित करवाने में कामयाबी मिली थी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।
और अब बात फिल्मों की करते हैं। आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा कल रिलीज हो गई है। तो कैसी है ये फिल्म, ये आप जानिए हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करूंगा इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में, जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की फिल्म है और आमिर खान करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। लंबा वीकेंड है, रक्षाबंधन की छुट्टी और 15 अगस्त की छुट्टी। तो फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म में कौन कौन है। इस फिल्म में है आमिर खान, करीना कपूर, नाग चैतन्य और मोना सिंह। फिल्म को लिखा है अतुल कुलकर्णी ने और ये फिल्म फॉरेस्ट गंप जो हॉलीवुड फिल्म थी उसका आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल एडेप्टेशन है और बड़ी खूबसूरती के साथ अतुल कुलकर्णी ने जो इसको भारतीय रूपांतर इसका किया है वो काबिल तारीफ़ है। अब मैं बात करूँ फिल्म के निर्देशन की, तो निर्देशक हैं इस फिल्म के अद्वैत चंदन और संगीत दिया है प्रीतम ने। अब सीधा आते हैं फिल्म की खामियों और खूबियों में, जिनमें सबसे पहले फिल्म की खामियाँ। इस फिल्म की नंबर 1 खामी ये है कि फिल्म में जो नरेशन है, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी हद तक जो है वो वॉइस ओवर के ज़रिए चलती है, जो जिसमें आमिर अपनी स्टोरी यानी कि लाल सिंह चड्ढा अपनी कहानी बता रहे हैं, तो वो एक टाइम के बाद ये जो वॉइस ओवर है वो आपको खटकने लगता है। दूसरी चीज़ ये कि फिल्म उन लोगों को जो मसालेदार सिनेमा देखने के आदी हैं उनको थोड़ी सी खिंची हुई, लंबी और धीमी लग सकती है, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी ठहराव वाली फिल्म है और उस तरह की फिल्म नहीं है जिस तरह का सिनेमा आजकल फास्ट पेस सिनेमा चल रहा है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा ये कि बहुत से लोग आमिर खान के किरदार को लेके बात कर रहे थे कि ये पीके से मिलता है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, आमिर का जो किरदार जो मैनरिज्म अपनाता है वो मैनरिज्म कहीं कहीं सहज नहीं लगते हैं। बस ये है फिल्म की खामियां। अब बात करूँगा फिल्म की खूबियों की। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि फिल्म की जो लिखाई है जो अतुल कुलकर्णी ने की है वो कमाल की है, क्योंकि किसी भी हॉलीवुड फिल्म को और यहाँ की घटनाओं से जोड़ के बुनते हुए कहानी कहना बहुत मुश्किल काम था, जो अतुल ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। अभिनय की बात करूं तो मोना सिंह ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। आमिर खान को भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने काबिल तारीफ़ काम किया, क्योंकि अपने फिजिकलिटी यानी अपने बॉडी पे काम करने से लेके और अभिनय तक उन्होंने बहुत जगह आपके दिल को झकझोरा है और आपकी आंखें नम हुई हैं, सिवाय कहीं कहीं, जैसा मैं बोल रहा था कि कहीं कहीं असहज लगते हैं वो। उसके अलावा करीना का अच्छा काम है और जो फिल्म के गाने हैं वो कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये फिल्म इशारों इशारों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाती है कि आप जाके सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी घर जाके भी ये फिल्म के बारे में सोचते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि जो पड़ोसी देश हैं या फिर दुनिया है उसके बारे में ये फिल्म ऐसी बातें कह जाती है जिनको आप घर जाके सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और आप एक हैंगओवर के साथ कुछ वक्त इस फिल्म के साथ बिताते हैं। तो मेरी तरफ से जाइए, फिल्म देखिए। इस फिल्म को मैं दूंगा 3.5 स्टार।